वहीं उसके प्रहलादपुरी के पास में ही हमारा पुरखों का निवास हुआ करता था। अच्छा। और वो उस समय वहाँ पर बताते हैं कि सराफा, सोना और चांदी का जो सराफा होता है उसका कारोबार किया करते थे। और मुल्तान क्या है और मुल्तान फेमस क्यों है, तो मैं मुख्य बात यह है कि मुल्तान फेमस क्यों है, मुल्तान क्या है, तो ये जानना जरूरी है एक्चुअली, कम से कम हमारी पीढ़ियों को। मुल्तान का जहाँ तक हमें मेरे पेरेंट्स ने हमें बताया है कि मुल्तान साढ़े दादाजी थे बिल्कुल मुल्तानी गाल करनी, बिल्कुल पक्की मुल्तानी गाल करनी है। रोज ही घंटे मेरे को बाओ आंदे वेले इनू आ शामी ऑफिस को लाओ इनू आ बेवा ने थई। तो कई बार ये हुआ कि इसमें छोड़ आए, पिताजी भी आ गए, दादाजी भी आ गए, सारा परिवार हुआ, आज आप लोग समृद्ध हैं, सब कुछ है। मुझसे बात करते हुए 2023 जनवरी के महीने में अब बातें करते हुए क्या एहसास हो रहा है कि एक बार मुल्तान देख लिया जाए? कई बार दोस्त यार जो होते हैं ऑफिस वगैरह के अंदर, तो वो कई बार ऐसे बोल देते हैं कि तुम माइग्रेंट हो, क्या हो, तुम्हारा राजस्थान का क्या है। हाँ। तो मुझे आ जाता है गुस्सा। हाँ। तो फिर मैं उनको बताता हूँ कि तुम्हारा इतिहास बताओ कि तुम्हारा इतिहास क्या है। मैं तो मेरा इतिहास बता दूंगा और तुम्हारे जमीन के नीचे, तुम्हारे पैर के नीचे जमीन निकल जाएगी। हाँ, बिल्कुल। मेरे पुरखे उस जगह के निवासी हैं जहाँ से मूल स्थान, जहाँ से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, जो पौराणिक महत्व रखता है, जो ऐतिहासिक महत्व रखता है, वहाँ से जड़ें जुड़ी हुई हैं। तुम्हारा क्या है, तुम बताओ। नमस्कार जी, मैं जयपुर में और हूँ जिनके साथ ये परिवार 47 में नहीं 30 में आ गया था। मुल्तान से वास्ता रखते हैं। मुल्तान में कहाँ थे, क्या करते थे बुज़ुर्ग, कहाँ रहते थे और किस तरह के कारोबार से, क्या रसूखत, क्या वसेब, वो सारी चीज़ें जनाब के साथ। तो नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले अपने नाम के बाद अपने बुज़ुर्गों का हवाला दीजिए। हाँ जी, मैं अनिल मल्होत्रा और मेरे पिता श्री पृथ्वीराज जी मल्होत्रा जी, और मेरे चाचा श्री दर्शन राज जी मल्होत्रा और मेरे दादा श्री स्वर्गीय ईश्वरदास जी मल्होत्रा जी, और मेरे दादाजी के भाई श्री हरिनारायण मल्होत्रा, और मेरे दादाजी के पिताजी स्वर्गीय श्री दलपत राय मल्होत्रा, और जो हमारे फैमिली के लीजेंड रहे हैं, जिन्होंने मेरे दादाजी के पिताजी को बचपन से संभाला, जिनका हमारी फैमिली में आज सबसे बड़ा योगदान है और युग पुरुष मेरे समझता हूँ मैं उन्हें, हमारी परिवार का, श्री गणेश दास, स्वर्गीय श्री गणेश दास जी खन्ना, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ के और अपने भाई के परिवार के बच्चों को पाला, उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और आज इस रूप में खड़ा किया कि हम इस समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। तो इसलिए हमारे लिए एक लीजेंड आइकॉन है वो, और जो हमारे दिलो दिमाग मस्तिष्क में रहते हैं हमेशा। हालांकि हमने अपने दादाजी के पिताजी को इतना नहीं देखा, क्योंकि देखा ही नहीं, मेरे पिताजी ने भी नहीं देखा अपने दादा को, और पर हमने जो उनका सानिध्य प्राप्त किया है श्री गणेश दास जी खन्ना का, वो अपने आप में एक अद्भुत रहा है। वो एक बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही वैचारिक और बहुत ही विद्वान किस्म के व्यक्ति थे और बहुत ही कर्मकांड में पहुँचे हैं। तो वहाँ के बारे में बताइए। मुल्तान के बारे में बताता हूँ आपको। जैसा कि मैंने सुना है उनसे, छोटे छोटे थे हम, तो वो बताते थे हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर कि प्रहलादपुरी मुल्तान में एक जो स्थान है, अभी भी है, जहाँ पर भक्त प्रहलाद स्वयं प्रकट और जन्मे हैं और नरसिंह भगवान वहाँ प्रकट हुए हैं। प्रहलादपुरी के नाम से जो मंदिर हुआ करता था प्राचीन समय में, और सूर्य मंदिर जो विश्व का उस जमाने में उससे बड़ा मंदिर आज तक न बना है, और वहीं उसके प्रहलादपुरी के पास में ही हमारा पुरखों का निवास हुआ करता था। अच्छा। और वो उस समय वहाँ पर बताते हैं कि सराफा, सोना और चांदी का जो सराफा होता है उसका कारोबार किया करते थे, और बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार हुआ करता था वहाँ का। तो किस नाम से पहचाना जाता था कि अगर आज भी वहाँ पे, हालांकि 100 साल होने वाले हैं आपके परिवार को वहाँ से आए, लेकिन अगर वहाँ पे आपके परिवार के बारे में हल्का सा जिक्र किया जाए कुछ पुराने लोगों से, हाँ जी, तो किस नाम से पहचान की जाती थी उस दौर में? तो वो गणेश दास जी खन्ना ही थे जो भी थे हमारे, और सराफा के काम से जान पहचाने जाते थे, क्योंकि सारी कम्युनिटी जो मुल्तानी कम्युनिटी थी या मल्होत्रास थे, हमारे खन्नास थे, वो सब वहीं आसपास ही रहते थे जी, आगे पीछे गलियों में, और पूरा परिवार कुटुंब एक ही हुआ करता था। और चूंकि बरसों से
जन्मों से वहाँ रह रहे थे और वहीं के ओरिजिनल थे वो, मुल्तान के, और इसलिए काफ़ी उनकी पहचान हुआ करती थी वहाँ। अब आज वहाँ पहचान वहाँ है या नहीं है, मकान वगैरह तो हमारे दादा बताते थे कि इस लोकेशन पे था, इस लोकेशन पे था, वो मुझे भी ध्यान नहीं है एक्चुअली, पर काफ़ी प्रतिष्ठित परिवार था। और प्रहलादपुरी में जाके सेवा करना, प्रहलाद नरसिंह भगवान के टेम्पल में, सूर्य भगवान के टेम्पल में जा कर के, और काफ़ी कुछ यादें उन्होंने जो बताई वहाँ के इतिहास के बारे में, रूबरू हमें कराया, जो हम अपने बच्चों को भी देंगे। पर वो आज भी दृष्टिपटल पे हैं, वो जो कभी भूलने लायक चीज़ नहीं है कि हम क्या हैं, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई है, और मुल्तान क्या है, और मुल्तान फेमस क्यों है। तो मैं मुख्य बात यह है कि मुल्तान फेमस क्यों है, मुल्तान क्या है, तो ये जानना जरूरी है एक्चुअली, कम से कम हमारी पीढ़ियों को। मुल्तान का जहाँ तक हमें मेरे पेरेंट्स ने हमें बताया है कि मुल्तान का अगर अपभ्रंश किया जाए तो मुल्तान वर्ड नहीं है, इसका जो मूल नाम है वो है मूल स्थान। जी बिल्कुल, उस मूल स्थान से हो गया मुल्तान जी, हमारी लैंग्वेज के हिसाब से, कि यानी कि वहाँ पर मूल स्थान ये कि मनुष्य जीव की उत्पत्ति मुल्तान से मानते हैं। ठीक है, कि मनुष्य की उत्पत्ति यहीं से हुई है और मनुष्य का जन्म यहीं हुआ है, और इसलिए ये मूल स्थान है मानव जाति का, और सबसे पवित्र धरती है। हाँ जी, ये जो सब जानते हैं, बिल्कुल, बड़े बड़े महापुरुषों ने वहाँ जन्म लिया है, अपनी देह भी त्यागी है वहाँ पर, तो वो भी एक महत्व है उसका। और सूर्य की कर्क रेखा से उसका संबंध है, भौगोलिक भी, तो इसलिए बहुत मायने रखता है मुल्तान। सबसे ज़्यादा आक्रमण झेले गए हैं वहाँ पर। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि महाराजा रणजीत सिंह जी जो हमारे लिए उदाहरण है, हमारे दादाजी बताते थे कि एक समय में जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने कहा कि महिलाएं, बुजुर्ग और बीमार और बच्चे केवल घर रह जाएं, और जितने भी युवा हैं वो मेरे फौज में आ जाएं लड़ने के लिए। और उस समय कहते हैं कि युवा पीढ़ी खत्म सी हो गई थी, केवल बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं बीमारी बचे थे, और उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया इस देश के लिए, कौम के लिए, धर्म के लिए। तो मुल्तान वास्तव में एक आइकॉनिक स्थान है, नो डाउट। और जहाँ मैं बैठा हूँ ये जयपुर सिटी है, गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, और मुल्तान के नाम से क्यों कनेक्टेड है उसका कारण ये है कि इस शहर के अंदर एक जैन मंदिर है, और उस जैन मंदिर के अंदर जो मुल्तानी जैन मंदिर जो 47 में मूर्तियाँ आई थी, बिल्कुल, जो कि एक एरोप्लेन के थ्रू आई थी, वो मूर्तियाँ आज भी यहाँ पे स्थापित है। वो किस्सा एक अलग है, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, मंदिर भी और वो मूर्तियाँ भी, क्योंकि मैं जयपुर में आया हुआ हूँ। और अब इनसे वो बात कि भाई हम लोग 47 में आए, खन्ना साहब 47 में आए, दुनिया सारी 47 में आई, आप 30 में क्यों आए? तो इसका जवाब एक ब्रेक के बाद है। नहीं 2 मिनट बाओ कट्ठा बनना बहन मेरा नहीं, अच्छा ठीक है, तुसा वन दुकान दे बनना है ही मेले भी ही उमरे बच्चे स्कूटर चला के ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਵੇਸੋ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਖਾ ਦੋ ਘਰ ਵੇਚਣ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣ मुल्तान दिखा दो है। अच्छा जी जी। अच्छा कमाल की बात ये है कि ये जैन समाज है, लेकिन ज़बान फिर भी वही बोलता है जो वहाँ की थी। ये मेरे लिए बड़ी आश्चर्यजनक बात थी। मैं हिंदी में बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये बातें उन लोगों को भी पता चलें जो ये ज़बान नहीं जानते कि हमारे बुज़ुर्गों ने किस तरह से एक सफ़र किया था। और जो लोग कहते हैं कि हमें ज़बान नहीं आती लेकिन आपकी बातें अच्छी होती हैं, तो ये बातें मैं इसीलिए मैं हिंदी में कर रहा हूँ। और ये जो बैठी हैं माता जी, ये इनकी बहन हैं, बाकी का सफ़र ये बताएंगी, क्योंकि ये उसी सफ़र की एक भागीदार रही हैं। हम तो समय गुडे साओ। अब बताइए कि जब सारा देश विभाजन से विस्थापित 47 में आया था, तो आप लोग 1930 में कैसे, क्यों, क्या सोच के आपके बुज़ुर्गों ने फैसला लिया था कि चलिए 1930 में निकल पड़ते हैं? मेरा ये मानना है, जहाँ तक मैंने अपने बुज़ुर्गों से भी सुना है, वो उस समय के हालात से वाकिफ़ हो चुके थे, और जो उस समय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य चल रहे थे, विभाजन का दौर चल रहा था, आज़ादी का दौर चल रहा था, और उस समय जो मांग उठ चुकी थी कि पाकिस्तान एक पृथक से राष्ट्र बनाया जाएगा, और उसी दूरदृष्टि को अपनाते हुए शायद हमारे बुज़ुर्गों ने ये सोचा होगा कि कभी ना कभी यहाँ से विस्थापित होना पड़ेगा, और हमें ये पाकिस्तान जो भी बनेगा भविष्य में, और उसमें हमारा जीवन सुरक्षित नहीं होगा, और हम शायद चले जाएं यहाँ से। तो उस समय उन्होंने जयपुर के बारे में सुना, और जयपुर के बारे में जैसे हमारे बड़े दादाजी बताते थे
कि जयपुर एक बहुत ही सुंदर जगह हुआ करती थी और जयपुर की काफ़ी ख्याति हुआ करती थी। जयपुर के राजा प्रसिद्ध हुआ करते थे बहुत, शान और शौकत के कारण भी और उनकी उदारता के कारण भी, क्योंकि जयपुर के राजा हमेशा बहुत उदार रहे हैं और उनके घनिष्ठ संबंध मुगलों से भी रहे हैं और अंग्रेज़ों से भी रहे हैं। और कम्युनिटी यहाँ पर बहुत ही पीसफुली थी, वातावरण के हिसाब से भी हो या व्यवसाय के हिसाब से भी हो। तो ये सोच करके वो सीधा जयपुर चले आए कि जयपुर एक अच्छी जगह होगी, और जयपुर आकर के उन्होंने कुछ अपने व्यापार की संभावनाएं तलाशी और फिर उनको अच्छा लगा तो वो फिर पूरे परिवार को, अपने बच्चों को समेत पूरे कुटुंब परिवार के साथ जयपुर में शिफ्ट हो गए। तो जैसे आपने कहा कि व्यापार की दृष्टि से, हाँ जी। तो जो वो हमारा पुश्तैनी काम था वही हमने यहाँ आगे शुरू कर दिया? नहीं, वो यहाँ नहीं किया, क्योंकि शायद हो सकता है यहाँ पर, हालांकि सराफा मंडी तो है यहाँ पर वो वहाँ से या तो इतना कुछ ला नहीं पाए अपना समेट करके कि उससे व्यापार चालू कर सके, क्योंकि उस दौर में तो आप लोगों को शायद अभी क्लेम भी नहीं मिले होंगे। नहीं, कुछ क्लेम नहीं होगा ना। हाँ, वहाँ नहीं, वो प्रॉपर्टी शायद वहाँ थी। अच्छा। वो किसी अपने और रिलेशंस में उनको दे करके आ गए थे, क्योंकि उस समय बेचना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं मानते थे लोग, हाँ। कि भाई अपनी पुश्तैनी चीज नहीं बेची जाए। हाँ। तो बेचते तो थे नहीं, आज भी हम नहीं बेचते हैं। उस टाइम तो ये सोचते थे कि कोई नहीं, फिर कभी जाएंगे तो रहने के लिए हाँ, जगह मिल जाएगी। जुड़ाव होता था और पुरखों की संपत्ति है और पता नहीं कितने पीढ़ियों से चली आ रही बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो वो बेचते नहीं थे, आज भी नहीं बेचते हैं। अगर जो समझदार लोग हैं वो भी पुरखों की चीज़ नहीं बेचते हैं। तो फिर यहाँ पे फिर वो अगर सराफा का काम नहीं किया तो फिर हम कहाँ पहुँचे? वो पहुँचे, उन्होंने एक अलग से रिसर्च करी कि उन्होंने देखा यहाँ पर कि साबुन जो है स्वदेशी साबुन को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो मिल रहा है चर्बी युक्त है या जो भी है, जैसा भी है, मिलावटी है या जो भी उपलब्ध होता था उसी को इस्तेमाल करते थे। तो उन्होंने यहाँ पर साबुन की फैक्ट्री लगाने की सोची और एक अच्छी प्लानिंग के साथ उन्होंने उस ज़माने में एक शुद्ध साबुन जो वनस्पति तेलों से बना हुआ, वो उन्होंने एक आइडिया लिया और यहाँ पर जयपुर में सर्वप्रथम, मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान में, जैसा वो बताते हैं, हिंदू सोप वर्क्स के नाम से एक साबुन की फैक्ट्री जयपुर शहर के मुख्य बाजार त्रिपोलिया बाजार में तारकेश्वर जी मंदिर के सामने लोहा मंडी की गली में और साबुन का कारखाना लगाया। और त्रिपोलिया बाजार में ही सरगासूली के सामने एक दुकान हार्डवेयर की, और वो चालू करी। ठीक है। और उस समय वो कपड़े धोने का और नहाने का दोनों तरह का साबुन बनाते थे और जिसकी सप्लाई पूरे राजस्थान में हुआ करती थी। अरे वाह। अच्छा। और करीबन 40 के लगभग मजदूर उस ज़माने में कार्य किया करते थे। उसकी फ़ोटो आज भी मेरे घर पे पड़ी है। पूरे जो वर्कर थे उस ज़माने की, वो ग्रुप फ़ोटो आज भी रखी है। हाँ, किसी न किसी ओकेजन पे पूरी एक फैमिली की तरह फैमिली के साथ पूरे ली जाती थी। हाँ, वो आज भी यादों के रूप में पड़ी है, मिली है, पड़ी है। बिल्कुल, बिल्कुल पड़ी है। और वो साबुन की फैक्ट्री हमारी चली काफ़ी टाइम तक। आज नहीं है? आज नहीं है। अच्छा। 1984-85 तक चली, क्योंकि उसके पीछे सबसे मुख्य कारण ये है कि समय के साथ साथ बदलाव होते चले गए और लेबर कम होती गई, क्योंकि इसमें साबुन के काम के अंदर हाथों से उस ज़माने में कार्य हुआ करता था और हष्ट-पुष्ट लोगों की ज़रूरत हुआ करती थी, क्योंकि एक बार के अंदर उस कढ़ाई के अंदर कम से कम 5 या 6 मन साबुन बनता था। 200 किलो 300 किलो साबुन एक बार में बनता था, जिसको 4 आदमी मिलके बनाते थे और 4 आदमी दूसरा काम करते थे, 4 आदमी दूसरा काम करते थे और काफ़ी मेहनत का काम था। तो उस दौर की प्रक्रिया कभी ना कभी तो बुजुर्गों ने आपको बताई होगी कि साबुन हम लोग ऐसे बनाते थे, क्योंकि आज तो वैसे बिल्कुल नहीं, साबुन बनते हुए देखा है मैंने मेरे आंखों के सामने। आप वाला? हाँ, हमारा वाला। अच्छा। हमारा वाला देखा है, बड़ा लंबा प्रोसीजर है और थका देने वाला प्रोसीजर है। सबसे पहले तो करीबन 10-12 फीट डायमीटर का एक कढ़ा, जो इतना मोटा लोहे का, करीब कम से कम नहीं तो आधा इंच मोटा लोहे का कढ़ा जिसकी मोटाई है और 10 फीट 12 फीट चौड़ाई है, उसके नीचे कम से कम नहीं तो 40-50 किलो लकड़ी एक साथ लगा करके उसको गर्म करने में आधा घंटा लगता है। फिर उसके बाद उसके अंदर पाम ऑयल, रेपसीड या अरंडी का तेल डाल के फिर उसको उसके अंदर चाक मिट्टी का पाउडर आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बोलते हैं, या जिप्सम शायद होता है वो, तो जिप्सम पाउडर डालते हैं। फिर उसके बाद उसके अंदर सिलिकेट, फिर कास्टिक सोडा, फिर उसमें अगर कलर डालना है तो थोड़ा कलर। उसके बाद जैसे जैसे उसके अंदर चीज़ें डलती है, लास्ट में सिलिकेट और कास्टिक सोडा जब डलता है तो वो बहुत हार्ड फॉर्म में हो जाता है। अच्छा। और वो छींटे मारता है यूँ, जैसे अपन रली मिली सब्जी बनाते हैं या हलवा बनाते हैं तो वो छींटे मारता है, तो इस तरीके से छींटे मारता है वो। तो उस समय वो हार्ड फॉर्म में हो जाता है, उस समय उसको चलाते रहना पड़ता है। तो बहुत ही थका देने वाला प्रक्रिया है। मैंने खुद चलाया है उसको साबुन बनाने में,
शौक होता था उस ज़माने में, तो बनाया है साबुन और शुद्ध रूप से बनाया है। कभी भी हमारे घर परिवार वालों ने कभी चर्बी का इस्तेमाल नहीं किया। मैं ये बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि कभी मिलावट नहीं की साबुन में, और हमारा साबुन बहुत फेमस हुआ करता था हिंदू सोप वर्क्स के नाम से। तो आप लोग 30 में आ गए थे, हमारे परिवार 47 में आए थे, या और भी जो लोग यहाँ पे रहते हैं बड़े सारे लोग शायद 47 में आए थे। आपका परिवार एक इकलौता परिवार था जो जयपुर में आके बस गया। बिल्कुल। तो आप लोगों के परिवार पर तो जाहिर सी बात है बिल्कुल भी वो वाला असर नहीं पड़ा होगा, क्योंकि आप लोग तो बड़े स्मूथली पहुँच गए थे। हाँ। तो उन परिवारों के प्रति आप लोगों का क्या रिएक्शन था, आपके बुजुर्गों का, किस तरह से आप लोगों ने उनको सहेजा? या 40 लोग जब आप रख चुके थे तो किसी न किसी को तो आपने काम पे भी रखा होगा। बिल्कुल। तो और आपके सारे रिश्तेदार भी वहाँ पे एक साथ नहीं आएंगे, तो वो जो था वो कैसे हुआ था? हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चूँकि हमारा परिवार 30 में आ गया था और हमारे और मेरे जो दादाजी के और रिलेशन वगैरह थे, चाचा, मामा, मौसा, फूफा वगैरह, वो सब वहीं थे। तो वो और परिवार के और भी सदस्य वहाँ थे जो भी जुड़े हुए थे हमारे। वो सब यही सोच के जयपुर आए कि भाई ये परिवार एक हमारा जयपुर में है। मल्होत्रा परिवार तो बैठा है जी। बैठा है। तो वो सोच के सीधा फ्रीक्वेंटली हो गए जयपुर आए। और मुझे कहने में गर्व है कि हमारे गणेशदास जी जो थे, हमारे बड़े दादाजी, उन्होंने दिल खोल करके उनका स्वागत किया और उनको कभी बर्डन महसूस नहीं किया। और जितनी मदद हो सकी थी उन्होंने किसी भी रूप में वो मदद उन तक पहुंचाई। और मैं कहता हूं कि काफ़ी योगदान दिया उन्होंने। मुल्तानी समाज जो भी हमारे परिवार आया था, काफ़ी बड़ी संख्या में परिवार आया हमारा, और पूरा कुटुंब जो भी पूरा ब्लड रिलेशन था वो पूरा का पूरा आया। तो आज यहाँ पर क्या स्थिति है? कितने परिवार ऐसे हैं जो आज भी आपस में जुड़े हुए हैं, और इतनी संख्या है कुल मिला के कितने लोग होंगे? देखिए, करीबन 70-80 परिवार हैं जो मुल्तानी हैं हम, और हम जुड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। कभी ना कभी शादी ब्याह फंक्शन वगैरह होता है, मिलते हैं, और सोशल मीडिया के थ्रू भी जुड़े हुए हैं। हाँ, बस ये है कि जो अब जो नई पीढ़ी है, इस दौर की पीढ़ी है, वो पीढ़ी हमसे दूर चली गई है। वो पढ़ाई के लिहाज से हो या नौकरी के हिसाब से हो, क्योंकि कई जिनके पैतृक व्यवसाय चले आ रहे हैं तो उनके परिवार तो जुड़े हुए हैं पर अपने व्यवसाय में। अब जो नौकरियों में चले गए हैं वो ज़रूर हमसे दूर हो गए हैं, और हालांकि संपर्क में रहते हैं, बच्चे हैं, पर पुराने परिवार भी आज हम सब संपर्क में हैं। तो इसका ज़रिया क्या है सबके संपर्क में रहने का? क्या कोई हमारा कम्युनिटी सेंटर है? क्या कोई हमारी सभा है? क्या मुल्तानी सभा ऐसी है जो कोई ना वार्षिक या त्रैमासिक कुछ ना कुछ करती रहती है? या कहाँ हमारे फंक्शंस होते हैं? किस तरह से हम अपने तीज त्यौहार मनाते हैं? हाँ। क्या है कुछ ऐसा हमारे यहाँ जयपुर में? हाँ, वो उस समय तत्समय में जब पाकिस्तान से आए थे उस समय मुल्तान सेवा समिति का गठन किया था हमारे पूर्वजों ने, और वो आज भी अस्तित्व में है। उसमें एक सामुदायिक भवन है जो शादी ब्याह के लिए कम्युनिटी हॉल टाइप वगैरह है, बना हुआ है, रूम्स हैं, और एक मंदिर है श्री कृष्णा मंदिर। तो उसमें संचालन भी मुल्तान सेवा समिति के सदस्यों के हाथ में है, और उसमें समय समय पर प्रोग्राम आयोजन करते रहते हैं। और हालांकि पहले की तरह नहीं है, जो पहले हम देखा करते थे कि होली और लोहड़ी दोनों ही फंक्शन को जो है सब पूरा मुल्तानी समाज वहीं आगे मनाता था। अपने घरों पे होली नहीं जलाते थे और लोहड़ी नहीं जलाया करते थे, मुल्तान सेवा समिति में ही आके जलाते थे। अब वो समय के साथ साथ परिवर्तन होता गया, वो परिवार विघटित हुए, अपने अपने घर परिवारों में करने लग गए। और हालांकि मिलते हैं आजकल कभी न कभी। अब परिवार तो एक ही है, शादी में कोई फंक्शन, बच्ची की शादी है, बच्चे की शादी है, तो उसमें मुलाकात होती है। कभी आप लोग 90 साल के करीब यहाँ पे हैं। हाँ जी। कभी आपके बुजुर्गों को या आपको किसी ने एहसास दिलाया हो कि इस बात का कि आप लोगों के आने के बाद हम और ज़्यादा समृद्ध हुए हैं किसी भी दृष्टि से? ऐसा कभी हमारा योगदान समाज को मिला है यहाँ पे जयपुर को? देखिए, जयपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पे हमारी बोली को अभी भी नहीं समझा जाता है। मैं कल भी कहीं था तो मेरे सामने ये समस्या थी। तो वही दृष्टि से कि क्या जयपुर के अंदर जयपुर की जो राजस्थानी की जो बोली है, उन लोगों ने कभी इस तरह से हमें एक तरह से दर्जा दिया हो कि अरे वाह, आप लोगों के आने के बाद तो हम लोगों का ये हो गया? निसंदेह राजस्थान की बोली भी बहुत अच्छी बोली है। बिल्कुल। और जयपुर से जितना प्यार पंजाबियों को, मुल्तानियों को या सिंधियों को मिला है,
आई थिंक वो पर्याप्त से कहीं ज़्यादा है। और कभी भी यहाँ के लोकल समुदाय ने कभी हमें इग्नोर नहीं किया या ऐसा नहीं हो कि हमें तवज्जो नहीं दी। हमारी यहाँ की चाहे सरकारें हों चाहे यहाँ के और समाज हों, बराबरी का दर्जा दिया कभी भी, और दिल खोल के उन्होंने समर्थन किया। और यहाँ की सरकारों ने भी हमारे गुरुद्वारे हों या मंदिर हों, उसके लिए ज़मीन का आवंटन हो या और किसी भी तरह की सहायता हो, और वो तहे दिल से करी। और आज कोई अतिशोक्ति नहीं है, यहाँ के आप गुरुद्वारे देखिए या हमारे मंदिर देखिए, आप आज किस अवस्था में हैं, कितने भव्य बना दिए हैं हमने। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि आज जो हम हैं, वो जो हमारे पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने जो पेड़ लगाया, व्यवसाय का हो या कुछ भी हो, उस पेड़ की छाया के नीचे ही हम बैठे हैं, उन्हीं से गिरते हुए फल फूल हम खा रहे हैं। हमारा कोई योगदान नहीं है, हम तो उसी को संभाल लें, वही बहुत है। अपना हमारा कुछ भी नहीं है, जो उन्होंने चलाया है उसी को सहेजने में लगे। बहुत अच्छी बात। मैं वही सुनना चाहता था, क्योंकि जब हम जिस नए प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ पर शुरू में हमें कुछ दिक्कतें आती हैं, स्पेशली जो हमारी डीलिंग लैंग्वेज होती है ना, उस चीज़ को लेके बड़ी दिक्कतें आती हैं। रहन सहन पहनावा तो चलो घर की बात है, लेकिन ये एक बड़ी दिक्कत आती है। इसको अब हमारे अलग अलग प्रदेशों में अब शायद अब उसे मान लिया गया है इतने वक्त के बाद, और वो समझने लगे हैं, हम उन्हें समझने लगे हैं। तो मैं इस चीज़ को आपकी ज़बानी सुनना चाहता था। अब ज़बानी वो सुनना चाहता हूँ जिस वजह से हम लोग यहाँ बैठे हैं। हम मुल्तान की बातें कर रहे हैं, मुल्तानी परिवेश की बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे परिवारों में अभी भी मुल्तानी जिंदा है? वो डिसाओ मेरे को। नहीं, बिल्कुल जिंदा है जी। आज दी तारीख जी पूरे घर विच मुल्तानी गाल करें असा, सारे बड़े जेड़े भी हैं सारे मुल्तानी बुलेंदन, मुल्तानी सारे पूरे जेड़े फंक्शन थींदन पूरे मुल्तानी ची, मतलब जेले मिलने हैं सारे। बिल्कुल। हालांकि मेरी जेड़ी एज दी जनरेशन है वो भी मुल्तानी च गल करेंदी है। ठीक है। पर हुन जेड़े जिवें मेरे पुत्र हैं, दियां हैं या कोई, वो थोड़ा बुलेंदे हैं, पर फ्रीक्वेंटली नहीं। हाँ, क्योंकि हम भी बात नहीं कर पाते हैं उनसे, बिल्कुल नहीं कर पाते, क्योंकि वो समझते नहीं है इतनी। तो पर हमारे बड़े बुजुर्ग साढ़े मम्मी पापा जेड़े हैं मुल्तानी च गाल करेंदन, डांट भी देंदन मुल्तानी च, सारी गाल मुल्तानी च हिंदी है। उमें भी जेले ना मतलब साड़ा या तो प्यार मोहब्बत होंदी है या लड़ाई होंदी है, तां असां अपनी ज़बान च करे ने। वो ते प्यार भी गाल करे सु ता भी उवें लगदे कि ये लड़दे पे जी। हाँ, मुल्तानी दे बोली इहो जी है। साढ़े दादा जी ते बिल्कुल मुल्तानी च गाल करने, बिल्कुल पक्की मुल्तानी च गाल करनी है। रोज ही घंटे मेरे कोल बाओ, आंदे वेले इनू आ, शामी ऑफिस को आओ इनू आ बेवाने थई। तो कई बार ये हुआ कि इसमें छोड़ आए, पिताजी भी आ गए, दादाजी भी आ गए, सारा परिवार हुआ, आज आप लोग समृद्ध हैं, सब कुछ है। मुझसे बात करते हुए 2023 जनवरी के महीने में अब बातें करते हुए क्या एहसास हो रहा है कि एक बार मुल्तान देख लिया जाए? नहीं, बिल्कुल। देखो, आदमी की जहाँ से उत्पत्ति होती है तो वो जगह तो उसको खींचती है, नेचुरल है ये। तो खिंचाव तो है, एक गुरुत्वाकर्षण है जरूर, मन में आता है कि हम ऐसी जगह के निवासी रहे हैं, हमारे पुरखे, जो एक ऐतिहासिक, भौगोलिक, पौराणिक दृष्टि से रिच, हाँ, उस जमाने में, और ऐसी धरती है वो जिसका महत्व है, तो गर्व तो होता है। कई बार हमारे बोलना नहीं चाहिए मुझे, पर कई बार दोस्त यार जो होते हैं ऑफिस वगैरह के अंदर, तो वो कई बार ऐसे बोल देते हैं कि तुम माइग्रेंट हो, क्या हो, तुम्हारा राजस्थान का क्या है। तो मुझे आ जाता है गुस्सा। तो फिर मैं उनको बताता हूँ कि तुम्हारा इतिहास बताओ कि तुम्हारा इतिहास क्या है। मैं तो मेरा इतिहास बता दूंगा और तुम्हारे जमीन के नीचे, तुम्हारे पैर के नीचे जमीन निकल जाएगी। बिल्कुल। मेरे पुरखे उस जगह के निवासी हैं जहाँ से मूल स्थान, जहाँ से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, जो पौराणिक महत्व रखता है, जो ऐतिहासिक महत्व रखता है, वहाँ से जड़ें जुड़ी हैं। तुम्हारा क्या है, तुम बताओ, तुम क्या हो। तो हालांकि ये चर्चा का विषय बन जाता है कई बार, पर मैं गर्व से कहता हूँ उस समय कि मैं उस जगह का निवासी हूँ जहाँ पर भगवान नरसिंह प्रकट हुए, और साक्षात आज भी वो खंबा वहाँ मौजूद है। ऐतिहासिककारों ने, पुरातत्ववेदाओं ने उसका पूरा
अनुसंधान करने की कोशिश की कि ये खंबा किस मेटल का है, इसकी जड़ क्या है, वो आज तक पता नहीं लगा पाए। विध्वंस हो गया वो प्रहलादपुरी, जो कभी दर्जनों एकड़ के अंदर फैला हुआ था, आज वो 100 गज के अंदर है। ये देख करके सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे उस जगह को देखते हैं तो आत्मा रोती है कि जो हमारे को हमने सुना है कई एकड़ के अंदर प्रहलादपुरी हुआ करती थी, वो भव्य मंदिर हुआ करता था, वो सूर्य मंदिर हुआ करता था, कोणार्क मंदिर। उस जमाने के अंदर 5000 साल पहले जिस इमारत को बनाया गया उससे बड़ी इमारत आज तक नहीं बनी। इतने खंभों के ऊपर, विशाल खंभों के ऊपर इतना बड़ा वो हॉल जो आज तक कोई दूसरा आर्किटेक्ट बना नहीं पाया। वो मंदिर जिसमें भगवान नरसिंह स्वयं विष्णु प्रकट हुए। सही कह रहे हैं आप, वो चीज हमारा इतिहास ही बड़ा समृद्ध है, बड़ा पौराणिक है बहुत। हालांकि कोई मानने को तैयार नहीं होता कि 5000 साल, पर वो फैक्ट है कि वो मंदिर 5000 साल से अधिक पुराना है और आज वो 100 गज के अंदर समेट दिया गया। बहुत ही इतना विनाश हुआ है। कम से कम ऐसी ऐतिहासिक धरोहर को संजो के रखना चाहिए था। देश के आपस में विवाद हो सकते हैं, पर कुछ भी हो सकते हैं, पर धार्मिक स्थलों के साथ इस प्रकार छेड़छाड़ होना और ऐतिहासिक धरोहरों के साथ, ये बहुत दुखदायी, बहुत दुख होता है मुल्तान के बारे में सुन के। बिल्कुल। क्योंकि मुल्तान आखिर मुल्तान है। और इस शहर में कितने मुल्तानी हैं, कितने इस ज़बान वाले लोग हैं, वो तो मैंने इनसे पूछ लिया, लेकिन एक ऐसा मुल्तानी भी है जो ज़बान के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। उसका नाम है सुनील खन्ना जी। तो जो इनके रिश्तेदार हैं, वैसे तो साडे साओ क्या लगते हैं उधड़े? ये मेरे दादाजी दे साले दे पुत्र। चलो, तो उनके साथ जो मेरा गुफ्तगू होगा, जो मेरा वीडियो होगा, वो उन्हीं की ज़बानी होगा, यानी कि हमारी ज़बानी होगा, यानी कि मुल्तान की मीठी ज़बान में होगा। और उसे आप इस वीडियो के बाद ही सुन पाएंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसे हम लोग शाम को रिकॉर्ड करने वाले हैं। और वो व्यक्ति ज़बान का पक्का है, ज़िद्दी है, अड़ियल है कि केशव भाई मैं तो तेरे नाल मुल्तानी ऐसी गाल करे था। और मैं उन्हीं की बदौलत इनसे मिला हूँ और उन्हीं की बदौलत कुछ और चीज़ें जयपुर में देखने वाला हूँ। और जयपुर के उन लोगों को पता नहीं है कब वीडियो मिलेगा। अभी जो लोग देख रहे हैं पता नहीं शायद 5 साल के बाद देख रहे हैं। हम 2023 में बैठे हैं, अगर आप 2028 में देख रहे हैं तो इसका पूरा क्रेडिट खन्ना साहब को जाता है। बाकी आपका शुक्रिया, आपने मुझे एक जयपुर की एक नई हिस्ट्री से अवगत कराया कि 1930 में एक ऐसा साबुन आया था जो आपके परिवार ने बनाया था। मैं इस बात से बड़ा अभिभूत हुआ हूँ कि कमाल थे हमारे बुजुर्ग। अभी वो मेरे पास काफ़ी टाइम पहले तक रखे हुए थे, जो जिसमें हम पेपर में रोल करते थे साबुन। पहले पेपर में रोल होकर साबुन मिलता था। वो ठप्पे जो हम हाथ से उसके ऊपर हिंदू 100 वर्ष के लगाया करते थे, वो भी पड़े थे, पर वो नष्ट हो गए गलती से हमारी। उसको हम सब सुरक्षित नहीं रख पाए, इस बात का दुख है। पर वो चीज़ें हिस्टोरिकल हो सकती थी हमारे लिए। आज हमें ज़रूरत पड़ती। लेकिन आप मुझे वो फोटो ज़रूर दीजिएगा जिसका आपने जिक्र किया है। हाँ, उसकी फ़ोटो खींच के ही भेज दीजिएगा। बिल्कुल भेजेंगे, मैं इसमें इंसर्ट कर पाऊँ। बिल्कुल। ठीक है जी मल्होत्रा साहब, शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए पधारे।